पहला प्रश्न है, भाषा का मूल रूप कौन सा है? लिखित रूप, मौखिक रूप, मानक रूप या साहित्यिक रूप? तो इसका सही जवाब है मौखिक रूप। प्रश्न नंबर दूसरा चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप में किस शताब्दी में विकास हुआ? 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स यानी 19वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर तीसरा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? चांद पत्रिका, सुधा पत्रिका या सरस्वती पत्रिका? चलिए तीनों में देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है सरस्वती पत्रिका, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? द्रविड़ हिंदी, दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी उर्दू या परिनिष्ठित हिंदी? तो इसका सही जवाब है दक्षिणी हिंदी। प्रश्न नंबर 4 है, मध्यकाल में कामकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? हिंदी भाषा को, उर्दू भाषा को, फारसी भाषा को या अरबी भाषा को? तो इसका सही जवाब है फारसी भाषा को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका सही जवाब आपके सामने है अनुच्छेद 343। 3 ऑप्शन और हैं, उसका सही जवाब क्या था? अनुच्छेद 343। ब्रज भाषा और अवधी भाषा किस काल की काव्य भाषाएं थी? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल या वैदिक काल? तो किस काल की काव्य भाषाएं थी? तो ये मध्यकाल की थी, यानी आदिकाल, भक्ति काल से लेकर रीति काल तक ये काव्य भाषाएं रही, ब्रज और अवधी। हिंदी में बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया है? प्रश्न नंबर 8, 3, 4, 5 या 8? तो इसका सही जवाब है हिंदी की 5 बोलियां हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और भी आई भी है। अगला है प्रश्न, आग का तत्सम है अग्नि, अग्नि, अग्नि या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपको देख लीजिए आपको सही कौन लग रहा है। तो सही है अग्नि। प्रश्न नंबर 10 है, भाषा आत्मा की मूल या अध्वन्यात्मक बातचीत है? यह कथन किनका है? प्रश्न नंबर 10 है, भाषा आत्मा की मूक व अध्वन्यात्मक बातचीत है, यह कथन किनका है? तो सही जवाब है प्लेटो। भाषा के जब आपको विचार भी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। विचार आत्मा की मूक और अध्वन्यात्मक बातचीत है। प्रश्न नंबर 11 है, सूर्य अस्त हो गया, पुजारी के कहने पर उसका चेला कौन सा अर्थ ग्रहण करेगा? ये आपका शब्द शक्ति से है, शब्द शक्ति से है और कह सकते हैं कि ये आपका भाषा विज्ञान से संबंधित है। तो सूर्य अस्त हो गया, पुजारी के कहने पर उसका चेला कौन सा अर्थ ग्रहण करेगा? तो इसका सही जवाब है संध्या पूजन का प्रबंध तुरंत करेगा, क्योंकि उसे पता है सूर्य अस्त हो गया, अब संध्या पूजन की समय हो गई है। विस्मय जो रस है उसका अस्थाई भाव, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? यानी विस्मय अस्थाई भाव जो है वो किस रस में होता है? हास्य, शांत, अद्भुत या निर्वेद यहाँ होगा। तो इसका सही जवाब है अद्भुत। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? प्रश्न नंबर 13, तो रौद्र रस का अस्थाई भाव है क्रोध। प्रश्न नंबर 14 है, सुनी सी सपन भरे जल लोचन, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? वंशस्थ, गीतिका, हरि गीतिका या चौपाई? चलिए इसको देखते हैं कौन सा छंद हो जाएगा। सु में एक मात्रा 2 हो गया, 3 मात्रा, 4 मात्रा, 5, 6, 7, 8, 8 2 10, 11, 12, 12 2 14, 15, 16। तो 16 मात्राएं यहाँ हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौपाई। ये चौपाई हो जाएगा ना, चौपाई छंद, बिल्कुल। प्रश्न नंबर 15, चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा में कौन सा छंद है? छंद है, यही पूछा गया कौन सा छंद है। तो चढ़ा आकाश गगन घन गाजा, ये पंक्ति है, इसमें कौन सा छंद है? फिर से गिनते हैं, 1 2 3, यहाँ 2 हो गया ना, 2 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7,
8 9 10 11 12 2 14 2 16, फिर 16 आ गया तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चौपाई। लोंजाइनस के अनुसार काव्य 200 नहीं है, अर्थात क्या इसमें से जो 4 है इसमें से लोंजाइनस के अनुसार एक काव्य दोष नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो 4 का सही जवाब हो जाएगा अभिजात पर रचना, ये काव्य दोष नहीं है। प्रश्न नंबर 17 है, नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? तो नई समीक्षा के जनक जो है इलियट माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किनका है? इलियट का, वर्ड्सवर्थ का, कॉलरिज का या क्रोचे का? तो प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ये भी टी.एस. इलियट का ही कथन है। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। प्रारूप मसौदा के लिए अंग्रेजी में इस परिभाषिक शब्द के लिए प्रयोग होता है, कौन सा शब्द? तो ड्राफ्ट का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 20 में चलते, आदरणीय महोदय, यानी आदरणीय, समझिएगा, आदरणीय महोदय, इनका संबोधन किस प्रकार के पत्र में प्रयुक्त होता है? यानी आदरणीय शब्द और महोदय शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं संबोधन के रूप में, तो किस पत्र में? कार्यालयीन पत्र, पारिवारिक पत्र, छात्रों को पत्र या विज्ञापन? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 21 है, सिद्धों की भाषा को संध्या या संधा भाषा नाम किसने दिया? तो सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 22 है, मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो या कृति लता? तो प्रश्न नंबर 22 है और 22 का सही जवाब है विशलदेव रासो। प्रश्न नंबर 23 है, विद्यापति ने कृति लता की रचना किस संवाद के रूप में की है? अब यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, सुख सुखी संवाद, प्रेम प्रेमिका संवाद, भृंगी भृंगी संवाद या शेष शेषी संवाद? तो सही जवाब है भृंगी भृंगी संवाद। अब यहाँ ऑप्शन है एक और है, सुख सुखी संवाद से कौन सी रचना जुड़ी है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। प्रश्न नंबर 24 है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमान रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, ढोला मारूरा दोहा या भारतेश्वर बाहुबली रास? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतेश्वर बाहुबली रास। साथियों, थोड़ा सा वीडियो क्लासेस लेने में परेशानी हो रही, क्योंकि अभी फ़िलहाल चारों ओर ये लगन का जो सीज़न आ गया है, तो क्या करें, हम मजबूरन ये क्लास को ले रहे हैं, क्योंकि क्लास लेना ज़रूरी है। थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड साउंड में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, पर ये मेरी मजबूरी, क्या करें, उसे जाकर हम मना भी नहीं कर सकते हैं, और ये क्लास लेना बहुत ही ज़रूरी हो गया था, इसीलिए हम इस क्लास को आज हम ले रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी या साहित्य अमृत? तो ये तीनों तो इनका प्रसिद्ध रचना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साहित्य अमृत। प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं। सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? राम को, कृष्ण को, निराकर ब्रह्म को या राजाओं की कथाओं को? तो वे सूरदास हैं, वो कृष्ण को माने थे ना। सूरदेश के आराध्य देव कौन थे? कृष्ण थे। राम किन के थे? तुलसीदास के। और निराकर ब्रह्म यानी ब्रह्मा किन के थे? तो निराकर जो थे वो कबीरदास के थे। अगला प्रश्न है 27, बिहारी ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सामने है बिहारी सतसई, और सबको पता है कि बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें कुल 713 दोहे हैं। प्रश्न नंबर 28 है, कवि भूषण को जो भूषण की उपाधि है वो किसने दी? तो यहाँ ऑप्शन है, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने, भामाशाह ने, टोडरमल ने या अकबर ने? तो इसका सही जवाब है चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। ये भी VVI क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 की ओर चलते हैं। धूमिल की काव्य भाषा में एक जबरदस्त क्या है? आक्रोश, घृणा, गर्माहट या प्रेम? तो इसका सही जवाब है गर्माहट। प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? बकरी, गरीबी हटाओ, लड़ाई या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी।
प्रश्न नंबर 31 है, अज्ञे जी के संपादन में किस नाम से कविता संग्रह निकला? अगर आप प्रयोगवाद पढ़े होंगे तो निश्चित जान रहे होंगे। तो अज्ञे जी के संपादन में जो कविता संग्रह यहाँ कहा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तार सप्तक। जो है ये पत्रिका थी और यही निकली थी, जो जिसमें कविताओं का संग्रह था। बहुत सारी कविताएं उसमें क्या होती थी, तो प्रकाशित होती थी। प्रश्न नंबर 32 है, अज्ञे जी द्वारा जो तार सप्तक नामक कविता संग्रह जो प्रकाशित हुई वो कब हुई? यह कविता संग्रह दे दिया गया। ये याद रखिएगा, तार सप्तक एक पत्रिका है जिसमें कविताओं का संग्रह क्या होती थी, प्रकाशित होती थी, याद रखिएगा। तो ये जो तार सप्तक है ये कब आया था, ये तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ है, इसकी यहाँ पर प्रश्न इसके लिए किया गया है। तो इसका सही जवाब है 1943। तार सप्तक 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है 33, दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो सही जवाब है संस्कृति के 4 अध्याय। सही जवाब क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय। प्रश्न नंबर 34 की ओर चलते हैं, दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्योंकि दोनों प्रश्न हम ले लिए, क्योंकि दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उर्वशी। प्रश्न नंबर 35 की ओर चलते हैं, महादेव वर्मा द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ, यहाँ ग्रंथ पढ़िएगा, का नाम लिखें। यानी यहाँ एक काव्य ग्रंथ उनका कौन है वो बताना है। रश्मि, निहार, निर्जा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ये जितने भी काव्य ग्रंथ हैं सभी किनके हैं? तो महादेव वर्मा के हैं। प्रश्न नंबर 36 है, होरी जो है वो गोदान का जो एक प्रकार से नायक कह सकते हैं, गोदान उपन्यास से प्रश्न है। होरी तंबाकू जो लेता था वो किसकी दुकान से खरीदता था? तिरवाइन की दुकान से, सहुआइन की, मालती की, या इनमें से कोई नहीं। तो वह सहुआइन की दुकान के पास जाकर क्या करता था? तंबाकू को खरीदता था। प्रश्न नंबर 37 है, गोदान उपन्यास का वह कौन सा पात्र है जो प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। प्रोफेसर मेहता, मिस्टर खन्ना, होरी या ओंकारनाथ? तो सही जवाब है प्रोफेसर मेहता। प्रश्न नंबर 38 है, मेला आंचल उपन्यास के विषय में किसने कहा कि यह उपन्यास गोदान की तरह कोई क्लासिक पात्र नहीं दे सका? तो इसका सही जवाब है रामदरस मिश्र जी ने ये बात कही थी। प्रश्न नंबर 39 है, इस बार तहसीलदारी का मजा निकलेगा, जरूर जमींदार का लगान वसूल कर कर खा गया है, अब बड़े घर की हवा खाएंगे बच्चू। अब ये मेला आंचल उपन्यास में यह कथन हमको लगता है प्रथम ही जो पहला अंक में ही आया है। तो मेला आंचल में यह जो कथन है ये किनका है? यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है? हरगोरी सिंह, राम कृपाल सिंह, तहसीलदार मलिक। चलिए 3 में ही ऑप्शन देखते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा राम कृपाल सिंह। अगला प्रश्न नंबर 40, अब लोगों को चाहिए कि अपनी टोपी पर लिखवा ले भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव, हरिजन। कौन सा कार्यकर्ता किस पार्टी का है समझ में नहीं आता, जुल्म हो रहा है। मेला आंचल उपन्यास में यह कथन किसका है? हरगोरी सिंह का, विश्वनाथ का, बलदेव का, या बावन दास का? बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है। तो इस महत्वपूर्ण सवाल का सही जवाब हो जाएगा बावन दास। क्या जवाब होगा इसका सही? तो बावन दास। अगला प्रश्न है, अब लोगों को चाहिए कि, ये वही प्रश्न है, सेम प्रश्न हो गया है। प्रश्न नंबर 41 में चलते हैं, मेला आंचल उपन्यास के विषय में जो यह कथन महादेवी वर्मा द्वारा यह कहा गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेला आंचल उपन्यास के विषय में उपर्युक्त कथन कौन सा सही है? इसमें फूल भी है, धूल भी है, सूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है। इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, मक्कड़ भी है। ये तो छट गया, खत्म हो गया, ये भी नहीं है। इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है। इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चांदनी की सुंदरता है। एक जगह चांदनी, चंदन, तो चंदन की चर्चा हुई है। किसकी चर्चा हुई है? चंदन की सुंदरता भी है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही महत्वपूर्ण था ये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, राग दरबारी उपन्यास की कथा का आरंभ किन पंक्तियों से होता है? सड़क की एक और पेट्रोल स्टेशन था। सड़क की
एक और पेट्रोल स्टेशन था, शहर का किनारा, उसे देखते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार के करने के लिए लगा हुआ है। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है। तो इसका सही जवाब होगा प्रथम पंक्ति की बात। प्रारंभ किन पंक्तियों से हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 43 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, नैतिकता का नाम मत लो मास्टर साहब, किसी ने सुन लिया तो चालान कर देगा। ये किसका कथन है, तो ये कथन है वेद जी का। प्रश्न नंबर 44 है, महंत साहब जो है ये आपका मेला अचल उपन्यास से आ गया। तो महंत साहब जो है सेवादास के मठ का, यानी महंत साहब सेवादास, ये उनका नाम था, महंत साहब थे और उनका नाम था सेवादास। तो उनके मठ का कानूनन महंत कौन होगा, यानी कानूनन महंत, यानी कानून के आधार पर अर्थात किसको महंती मिलना चाहिए, लहरसिंह दास, रामदास, सेवादास या बलदेव। सेवादास तो खुद है वहाँ के मठ, अब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद की चर्चा है। तो उसका जो चेला था रामदास, ये इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 45, इनमें से किस कहानी में मानवीय संबंधों की आत्मीयता का आधार आज के जीवन की बदलती परिस्थितियों में बदलती वास्तविकता का रचनात्मक साक्षात्कार है। वापसी, अभिशप्त। तो यही दो ऑप्शन में बताइए कौन सही जवाब हो जाएगा, तो ये वापसी होगा। वापसी कहानी पढ़ेंगे तो आप जरूर इसका जवाब बिना आधा जैसे हम पढ़े होंगे वैसे आपके दिमाग में जवाब आ गया होगा। प्रश्न नंबर 46, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना का आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए, तो इसका सही जवाब है पदावली। प्रश्न नंबर 47, इनमें से कौन सा कवि होगा ना, इनमें से कौन सा कवि सरोजवज, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता था, तो इसका सही जवाब है सरहप्पा। सरहप्पा जो थे उनको सरोजवज, राहुल भद्र भी कहा जाता था। प्रश्न नंबर 48, आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक सर्वांगिक कड़ी किसे कहा गया है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा विद्यापति को। प्रश्न नंबर 49, शाम के समय शीला किसके घर कपड़े बदलकर शाम के समय ये भी आपका वापसी कहानी से याद रखिएगा। तो शाम के समय शीला के घर कपड़े बदलकर कौन जाती है या जाती थी, तो आप अगर पढ़े होंगे वापसी कहानी तो आप तुरंत जान गए होंगे, इसका सही जवाब है बसंती। प्रश्न नंबर 50 है, गजाधर बाबू किस नौकरी से रिटायर हुए थे, रेलवे से, इंजीनियरिंग से, दारोगा से, सेना से। सही जवाब है रेलवे से। प्रश्न नंबर 51 है, आधे अधूरे नाटक से संबंधित कौन सा तथ्य असंगत है। यह नाट्यकृति पारिवारिक विघटन की गाथा है, बिल्कुल सही है। यह नाटक पारिवारिक अंतर संबंध को दिलचस्प ढंग से दर्शाता है, ये भी सही है। महेंद्रनाथ की बेकारी हालत से सावित्री बहुत कटु हो गई, ये भी सही है। पुरुष 3 के रूप में सावित्री के घर जुनेजा आता है, यह सही नहीं है, ये सही नहीं है। पुरुष 3 के रूप में जगमोहन आता है ना, तो यह सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 52, पतलून और बंद गले का कोट, अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित। आधे अधूरे नाटक में यह पंक्ति किस पुरुष के विषय में है, पुरुष 3, पुरुष 1, पुरुष 4, पुरुष 2। तो इसका सही जवाब होगा पुरुष 2 के विषय में। किसके विषय में है, पुरुष 2 के विषय में है। प्रश्न नंबर 53, दिन भर घर पर रहकर आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने पर रख ही सकता है। आधे अधूरे नाटक में यह कथन किस पात्र का है, तो आधे अधूरे अगर आप नाटक पढ़े होंगे तो इसमें यह जो कथन कहने वाली थी स्त्री थी, यानी सावित्री थी। प्रश्न नंबर 54, ध्रुव स्वामी नाटक के तृतीय अंक में कुल कितने गीत योजना है। अगर आप ध्रुव स्वामी नाटक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ध्रुव स्वामी नाटक में कुल 4 गीत आए हैं। अब ये 4 गीत जो हैं, 2 गीत जो है प्रथम अंक में आए हैं और 2 गीत द्वितीय अंक में आए हैं। तृतीय अंक में कोई गीत नहीं आई है, तो इसका सही जवाब एक भी नहीं। प्रश्न नंबर 55, किसके माध्यम से उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल ने भारतीय न्याय व्यवस्था के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। तो इनकी जो उपन्यास है आप डाक दरबारी पढ़े होंगे, उसमें रंगनाथ के माध्यम से। किसके माध्यम से, तो रंगनाथ के माध्यम से। प्रश्न नंबर 56, अब रचना काल की दृष्टि से मोहन राकेश की रचनाओं का सही अनुक्रम है।
इंसान का खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी। अब सबका रचना काल पहले देख लेते हैं। इसका है 1950, नए बादल का है 57, 1957, जानवर का 58, एक और जिंदगी का है 61। तो मुझे लगता है सही जवाब आपका जो है ऑप्शन नंबर ये है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो इसका सही जवाब है साम्यवाद। प्रश्न नंबर 58, हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है? तो रामविलास शर्मा ही है, याद रखिएगा। मध्यकालीन, अगला प्रश्न है, मध्यकालीन जो संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? तो मध्यकालीन संत काव्य पर, यानी भक्ति काल का जो संत काव्य था उस पर किसका प्रभाव नहीं है? तो जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। प्रश्न नंबर 60 है, आलोचना के क्षेत्र में नई समीक्षा के जन्मदाता कौन है? तो नई समीक्षा के जो जन्मदाता है, प्रश्न नंबर 60 का सही जवाब आपका हो जाएगा। तो नई समीक्षा के जन्मदाता है टी.एस. इलियट। प्रश्न नंबर 61 है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है इनकार करना, साफ इनकार कर देना। उल्लू सीधा करना, यानी अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठगना, उल्लू पासना, खुशामद करना, अपना काम निकालना। तो अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकालना। प्रश्न नंबर 63 है, युद्ध में मृत्यु होना के लिए सही मुहावरा है? काम आना, देर हो जाना, काम तमाम करना या डेरा उठ जाना। तो सही जवाब है काम तमाम करना। प्रश्न नंबर 64 है, मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ रहने से संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। ये जो रेखांकित वाक्यांश है, अब इसके लिए सही जो मुहावरा कौन हो जाएगा? तो इसके लिए सही मुहावरा हो जाएगा प्रश्न नंबर 64। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 64 का हाथ तंग होना। प्रश्न नंबर 65 में चलते हैं, परमेश्वर शब्द में कौन समास का ये उदाहरण है? द्विगु तो होगा नहीं, तत्पुरुष कर्मधारय, अव्ययीभाव समास भी नहीं होगा। ये दोनों आपका खत्म हो गया। परमेश्वर, इसका जब विग्रह करेंगे, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। अब किस समास का विग्रह में बीच में है जो आता है? तो आपका कर्मधारय में आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय। प्रश्न नंबर 66, सोहन रोटी खाता है। अब सोहन रोटी खाता में रेखांकित शब्द जो रोटी है वो कौन सा, इसमें कौन सा कारक है वो चर्चा है। तो कारक भक्ति आप पढ़े होंगे, तो इसमें है कर्म कारक, रोटी कर्म है ना। प्रश्न नंबर 67, राम ने रावण को बाण से मारा। अब इसमें कौन सा कारक भक्ति है? कर्ता, करण, कर्म, अपदान। बाण से रेखांकित शब्द को देखना है, बाण से। तो बाण से मतलब समझ लीजिए, से कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका सही जवाब करण। प्रश्न नंबर 68 में चलते हैं, पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंध का तो नहीं होगा, अनिश्चय का भी नहीं होगा, पुरुषवाचक भी नहीं होगा। अब पुस्तक को मत ले जाओ एकदम निश्चित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और प्रश्न नंबर 69 क्यों चलते हैं, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? यानी राष्ट्र की भाववाचक बताना, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या राष्ट्रीयता। तो सही जवाब हो जाएगा, संज्ञा में जाइएगा तो राष्ट्र का राष्ट्रीयता हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आते हैं? नहीं, पशु पक्षी जो आपका जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे पशु पक्षी। दिशाएं नहीं, गुण दोष, आभूषण भी नहीं है, गुण दोष, भाववाचक में गुण दोष की चर्चा होती है। प्रश्न नंबर 72, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? प्रश्न नंबर 72 है, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद, रांगे राघव या हरि कृष्ण प्रेमी। प्रश्न नंबर 72 है, मादा कैक्टस जो है यह किसने लिखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न नंबर 73 है, उत्तरायण किसकी कृति है? उत्तरायण किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, गणपति चंद्र गुप्त की, राम कुमार वर्मा की। तो ये राम कुमार वर्मा की कृति है। प्रश्न नंबर 74 की ओर चलते हैं, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? विनोद रस्तोगी,
मोहन राकेश भुवनेश्वर या जगदीश चंद्र माथुर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है ये। प्रश्न नंबर 75, चंद्रावली नाटिका के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती या हरि कृष्ण भारती? चंद्रावली जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नाटक है। जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं, जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट? तो जानकी मंगल नाटक के रचयिता कौन है? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी है। अगला प्रश्न है, पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र या लक्ष्मी नारायण लाल? पहला राजा, प्रश्न नंबर 77, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क, सरदिया, पहला राजा सभी इन्हीं का नाटक है। प्रश्न नंबर 78, एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी का एक घूंट एकांकी है, जिसे हिंदी का प्रथम एकांकी भी कहा जाता है। अब हिंदी में तिलस्मी अयारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? हरिकृष्ण जौहर, किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू देवकीनंदन खत्री या गोपाल राम गहमरी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल या बापू देवकीनंदन खत्री। प्रश्न नंबर 80 है, झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है वतन और देश, देश का भविष्य। तो आपको पता होगा प्रथम भाग है वतन और देश, और यहाँ होगा इसे और पढ़ेंगे, और जो दूसरा भाग है वो है देश का भविष्य। प्रश्न नंबर 81 है, फणीश्वर नाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास है मृगनयनी, शेखर एक जीवनी, गोदान या मेला आंचल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेला आंचल। प्रश्न नंबर 82 है, राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न नंबर 83 है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला? उनको किस रचना के लिए मिला? तो सही जवाब है चिदंबरा, और कह सकते हैं कि हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो रचनाकार है वो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत ही हैं। प्रश्न नंबर 84 है, नागरिक पंचानी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1890, 1896, 1980? तो इन्हीं तीन में आप जवाब देने का कोशिश कीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1896। देखिए, आपको हम ए सी बी इस प्रकार क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि परीक्षा में अब ऐसा होता है कि ऑप्शन जो है आगे पीछे भी देता है। प्रश्न नंबर 85, भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? यानी भारतेंदु युग में साहित्यिक पत्रिका निकली थी आनंद कादम्बनी, इसके संपादक कौन थे? तो प्रेमघन थे, यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। प्रश्न नंबर 86 है, काशी नागरिक पंचानी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 87 है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1903, 1910? तो सही जवाब हो जाएगा 1910। दो ऑप्शन और हैं, लेकिन इसका सही जवाब है 1910। प्रश्न नंबर 88 है, पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये महाराष्ट्र से प्रकाशित नहीं होता है। प्रश्न नंबर 89, सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? तो सितारे हिंद राजा सी प्रसाद की ये उपाधि थी, राजा सी प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न नंबर 90, इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज का अध्यापक थे? तो सही जवाब कौन हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंसा अल्लाह खां। प्रश्न नंबर 91 है, राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? अवधी, अपभ्रंश, हिंदी उर्दू मिश्रित या ब्रज भाषा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा प्रश्न नंबर इसमें आ जाएंगे, इस प्रश्न को एक बार फिर देख लें। इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया था, सदल मिश्र हो जाएगा। क्या सही जवाब होगा? सदल मिश्र। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 92, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में।
प्रश्न नंबर 93, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप तो जवाब जान ही रहे हैं, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। देखिए मित्रों, परीक्षा में प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 94, नासिक केतोपाख्यान के लेखक कौन है। नासिक केतोपाख्यान प्रश्न नंबर 94, तो ये सदल मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है। लाल चंद्रिका लल्लू लाल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, लल्लू। ल से लाल, ल से लल्लू, इसे याद रखिएगा। लाल चंद्रिका लाल जी यानी लल्लू लाल जी। प्रश्न नंबर 96, सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ये फोर्ट विलियम कॉलेज से 3 प्रश्न लिए, याद रखिएगा, एक प्रश्न निश्चित आने वाला है। तो लॉर्ड वेलेस्ली, लल्लू लाल, जॉन गिलक्रास्ट या सदल मिश्र। अब देखिए चारों का किस प्रकार कॉम्बिनेशन है। लॉर्ड वेलेस्ली कौन थे, तो ये संस्थापक हुए। जॉन गिलक्रास्ट यहाँ के क्या थे, तो ये प्रिंसिपल के रूप में इनको रखा गया था। लल्लू लाल और सदल मिश्र क्या थे, तो अध्यापक के रूप में थे। तो यहाँ प्रश्न जो है पूछ रहा स्थापना किसने की, तो स्थापना करने वाले कौन थे, तो लॉर्ड वेलेस्ली थे, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 97, वेदिकी हिस्सा न भवती, यह नाटक किसने लिखा है। तो सही जवाब हो जाएगा, ये जो नाटक है वेदिकी हिस्सा न भवती। 97 प्रश्न है और सही जवाब हो जाएगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का रचना है। प्रश्न नंबर 98, मिस्टर अभिमन्यु के नाटककार कौन है। मिस्टर अभिमन्यु, तो सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न नंबर 99 में चलते हैं। नागालैंड की राजभाषा क्या है। हिंदी है, कोंकणी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है या अंग्रेजी है। तो नागालैंड की भाषा क्या है, तो नागालैंड की जो भाषा है वो अंग्रेजी है। अगर आपको अगर दिक्कत होगा तो इसका भी एक वीडियो, बहुत ही बेहतरीन वीडियो डाला हुआ ट्रिक के साथ। आप ट्रिक का प्रयोग करके आप परीक्षा में बैठने के बाद उस ट्रिक को खाली आप इस्तेमाल कीजिएगा, तो निश्चित आपको पता चल जाएगा कि कहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है, कहाँ की संस्कृत है, कहाँ की कोंकणी है, कहाँ की हिंदी है, किन राज्यों में हिंदी है, किन राज्यों में कोंकणी है, किन राज्यों में संस्कृत है, किन राज्यों में अंग्रेजी है। इसके अलावा किन राज्यों की जो अपना क्षेत्रीय भाषा है वो राजभाषा के रूप में है। तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप हमारे जो चैनल है उसका प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए आपको मिल जाएगा। सीजीएल का प्ले लिस्ट बना हुआ जिसमें आपको राजभाषा नियम 1976 का एक महत्वपूर्ण वीडियो डाला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। अब आज के अंतिम प्रश्न है, कौन सा राज्य ख क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। बहुत ही VVI प्रश्न है अंतिम प्रश्न, कौन सा राज्य ख क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न निश्चित आने वाले हैं। इसका ट्रिक हम दिए हैं, अभी बोले राजभाषा नियम का एक हम बना दिए हैं जिसमें ट्रिक दिए हैं, और ट्रिक के माध्यम से क क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, ख क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं और ग क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, सब की चर्चा उसमें है। तो देखिए यहाँ पर जो है ख क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता की चर्चा है। ख क्षेत्र में जो है उसमें जैसे उसका ट्रिक दिया पंगु महाचंडी, तब पंग से पंजाब हो गया, गु से गुजरात हो गया, महा से महाराष्ट्र हो गया। तो असम जो है ये आपका ग क्षेत्र के अंतर्गत ये राज्य आता है, तो सही जवाब हो जाएगा असम। तो आज ये हम 100 प्रश्नों को लेकर आए थे।